एपिसोड का आगाज गाजी यूसुफ के एक फ़ोन कॉल से होता है, जहां वो अपने कारिंदों को हिदायत देता है कि जैसे ही वो शख्स अस्पताल से निकले उसे अपनी ज़ुबान में अच्छी तरह समझा दिया जाए और उसके जहाज़ में बैठते ही फ़ौरन इत्तला दी जाए। दूसरी तरफ औरंगज़ेब अस्पताल में मौजूद है और सईहान को कॉल करके बताता है कि उसकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बात हो गई है। कुछ कानूनी कार्रवाइयां बाकी हैं, जिसके बाद एल्फ का पोस्टमार्टम किया जा सकता है, लिहाजा वो भी अस्पताल पहुंच जाए। इसी दौरान जब औरंगज़ेब अस्पताल से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने लगता है तो गाजी यूसुफ के गुंडे उसे घेर लेते हैं और ज़बरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालते हैं। वो औरंगज़ेब को डराते धमकाते हैं और उसे सईहान और गाजी यूसुफ के मामलात से दूर रहने की वार्निंग देते हैं। वो उसका मोबाइल छीनकर उसे शाम की फ़्लाइट का वापसी का टिकट थमाते हैं और सीधा एयरपोर्ट जाने का हुक्म देते हैं। औरंगज़ेब अस्पताल के बाहर से सईहान को फ़ोन करता है और बताता है कि वो अब अस्पताल नहीं आ रहा और सईहान को भी वापस जाने का कहता है। औरंगज़ेब कहता है कि उसे अब एहसास हो गया है कि एल्फ का कत्ल हुआ है और उस कत्ल का जवाब सईहान को अपने ही वालिद से मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एल्फ का दोस्त होने के नाते औरंगज़ेब का बिल्कुल लिहाज नहीं किया। वो सईहान को अपने वालिद से सच उगलवाने का मशवरा देकर वहाँ से रवाना हो जाता है। सईहान परेशानी में औरंगज़ेब को दोबारा कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। सईहान अपने वालिद गाजी यूसुफ के पास जाता है और उनसे पूछता है कि उस रात शुरू से क्या हुआ था, वो सब कुछ सुनना चाहता है। गाजी यूसुफ बताते हैं कि जब सईहान बेड पर बेहोश था तो एल्फ रो रही थी और फिर उसने घर जाने की इजाज़त मांगी। गाजी यूसुफ को लगा कि वो थक गई है। जब वो रात को वापस नहीं आई और अगले दिन भी कमरे से बाहर नहीं निकली तो गाजी यूसुफ खुद उसके कमरे में गए। वो बताते हैं कि जब वो कमरे में गए तो एल्फ पंखे से लटकी हुई थी और मेज़ पर एक खत पड़ा था। सिहा खान अपने वालिद की ये कहानी मानने से इनकार कर देता है और गाजी यूसुफ पर सीधा इल्ज़ाम लगाता है कि वो उन्हें अच्छी तरह जानता है। वो अपने वालिद से एतराफ़े जुर्म का मुतालबा करता है कि उन्होंने एल्फ को किस से कहकर मुरवाया है या खुद मारा है। सिहान कहता है कि उसे बचाने के लिए उसके वालिद किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन उस हद तक जाएंगे ये उसने नहीं सोचा था। वो कहता है कि गाजी यूसुफ ने ही औरंगज़ेब को यहाँ से भागने पर मजबूर किया ताकि एल्फ के कत्ल का राज कभी ना खुल सके। गाजी यूसुफ सफाई देने की कोशिश करते हैं कि वो जज्बाती हो रहा है और वो उसका बाप है जो उससे प्यार करता है, लेकिन सिहान उनकी कोई बात नहीं सुनता और गाजी यूसुफ को खुदा हाफिज कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले मंजर में औरंगज़ेब पुलिस स्टेशन पहुँचता है और एल्फ के कत्ल की एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करता है। वो इंस्पेक्टर को बताता है कि सब उसे खुदकुशी कह रहे हैं, लेकिन ये एक मर्डर है। जब इंस्पेक्टर उससे तफसीलात पूछता है तो वो अपना तारुफ डॉक्टर औरंगज़ेब खान के तौर पर करवाता है और बताता है कि मकतूला एल्फ की शादी सिहान गाजी यूसुफ से हुई थी। गाजी यूसुफ का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर के तीवर बदल जाते हैं। औरंगज़ेब इल्ज़ाम लगाता है कि गाजी यूसुफ ने एल्फ का कत्ल किया है और गाजी यूसुफ के गुंडों ने उस पर हमला भी किया था। इंस्पेक्टर सबूत मांगता है और औरंगज़ेब के ये कहने पर कि पोस्टमार्टम से सबूत मिल जाएगा, इंस्पेक्टर गुस्से में आ जाता है और कानून का हवाला देकर कहता है कि सिर्फ खूनी रिश्तेदार ही एफआईआर कटवा सकता है, किसी दोस्त की कोई हैसियत नहीं है। औरंगज़ेब के बहस करने पर इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि उसे ले जाकर ऊपर वाले कमरे हवालात में बंद कर दें। उसके बाद इंस्पेक्टर फौरन गाजी यूसुफ को फ़ोन मिलाकर सूरती हाल से आगाह करता है। इधर अस्पताल में चंदा सिहान को संभालने की कोशिश करती है। सिहान रोते हुए कहता है कि एल्फ के साथ बहुत बुरा हुआ, उसे सिर्फ उससे मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सज़ा मिली। चंदा उसे सब्र करने का कहती है, लेकिन सिहान कहता है कि वो जानता है कि एल्फ खुदकुशी नहीं कर सकती, उसे नाहक मारा गया है। जब चंदा गाजी यूसुफ के हक में कुछ कहने लगती है तो सिहान गुस्से में आकर उसे वहाँ से चले जाने को कहता है और अकेला छोड़ देने का कहता है। सिहान अकेले में एल्फ का लिखा हुआ आखिरी खत पढ़ता है, जिसमें एल्फ ने लिखा था कि जब वो ये खत पढ़ेगा तो वो बहुत दूर जा चुकी होगी। खत में लिखा था कि जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर ले आई थी जहां उसे खुद को बचाने या सिहान को बचाने में से किसी एक का इंतखाब करना था और उसने सिहान को चुना। एल्फ ने उसे अपनी जान का ख्याल रखने की किस्म दी और लिखा कि वो जो कुछ भी कर रही है अपनी मर्जी से कर रही है
اور اپنی جان اس لیے دے رہی ہے تاکہ سیحان زندہ رہے۔ حوالات میں بند اورنگزیب کو غازی یوسف کے کارندے آ کر جتاتے ہیں کہ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے غازی یوسف کی مرضی سے ہوتا ہے اور جس نے بھی ان کے خلاف قدم اٹھایا وہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ آخری منظر میں سیحان اپنے موبائل پر غازی یوسف کا بھیجا ہوا ایک وائس نوٹ سنتا ہے۔ غازی یوسف انتہائی جذباتی اور دکھی آواز میں اعتراف کرتے ہیں کہ ان میں سیحان کے سامنے آ کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیحان نے ان سے اپنے لیے دل ڈھونڈنے کو کہا تھا اور وہ دل لے کر آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ دل ڈھونڈ کر چھین کر حاصل کیا تاکہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو موت کے منہ سے چھین سکیں۔ وہ روتے ہوئے کہتے ہیں کہ سیحان چاہے انہیں ظالم اور سفاک سمجھے، لیکن ایک باپ نے اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ یہ وائس نوٹ سن کر سیحان پر سچائی آشکار ہو جاتی ہے کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل حقیقت میں ایلف کا ہے، جسے اس کے باپ نے اس کے لیے ملوایا۔ سیحان شدید کرب کی حالت میں ایلف کے خط کو دیکھ کر روتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ ایلف کے خط کی اس بات پر کبھی یقین نہیں کرے گا کہ اس نے خودکشی کی ہے، اس سے جان لی گئی ہے اور اب اسے اپنی اس زندگی سے نفرت ہو گئی ہے۔ وہ روتے ہوئے ایلف کو خدا حافظ کہتا ہے۔ ٹیزر کا آغاز ایک پہاڑی اور جنگلاتی علاقے کے خوبصورت منظر سے ہوتا ہے، جہاں ایک شخص پریشانی اور تشویش کے عالم میں کہتا ہے کہ انہیں اب ہر حال میں سیحان کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ فکرمند ہو کر مزید کہتا ہے کہ وہ اس طرح سیحان کو کھو نہیں سکتا۔ اس کے بعد اگلے منظر میں سیحان ایک بیگ پیٹھ پر لٹکائے اکیلے گھنے جنگل کے راستوں اور درختوں کے بیچ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ اپنی اندرونی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے سوچتا ہے کہ جو لوگ رشتوں کی قدر نہیں کرتے پھر رشتے بھی ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ سیحان گہرے دکھ اور تنہائی کی حالت میں ایک جگہ خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی اسے سکون سے جینے نہیں دیتا۔ کہانی میں ایک نیا موڑ اس وقت آتا ہے جب ایک امیر کبیر اور پرسکون بنگلے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ وہاں ایک مغرور لڑکی سیحان کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی ہے اور روبدار انداز میں اسے جتاتی ہے کہ اب وہ یہاں کی مالکن ہے، اس لیے سیحان کو اسے میڈم کہہ کر بلانا ہوگا۔ سیحان اس کی اس بات کو خاموشی اور سنجیدگی سے قبول کرتے ہوئے جواب دیتا ہے، جی میڈم۔ ٹیزر کے آخری منظر میں غازی یوسف اور چندا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں۔ چندا شدید غصے اور گہرے دکھ کے ساتھ غازی یوسف کی طرف دیکھتی ہے، جبکہ غازی یوسف کے چہرے پر بھی پچھتاوے اور پریشانی کے آثار نمایاں ہیں۔ اسی کے ساتھ پس منظر میں ڈرامے کا ٹائٹل گیت چلتا ہے اور ٹیزر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگر آپ اس میں کوئی تبدیلی، اضافہ یا فارمیٹنگ چاہیں تو بتائیں۔